नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर। ट्विटर के ऊपर जिस प्रकार से आफत आई हुई है और ट्विटर कंप्लाइंसेस करने की लगातार स्टेटमेंट तो दे रहा है, लेकिन वाकई में करने को तैयार नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तो फेसबुक का ही है, या इंस्टाग्राम, ये जो यूएस की कंपनियां हैं जो भारत में आतंक मचा कर रखा है और इनका प्राइमरी उद्देश्य भारत को डिस्टर्ब करना ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो नेगेटिव न्यूज़ आती है, यानी कि भारत को तोड़ने की, तोड़ू फोड़ू न्यूज़, सरकार को गिराने की, राष्ट्रवादी शक्तियों को परास्त करने की, उन न्यूज़ों को वो इम्प्रेशन ज़्यादा मिलते हैं। और जो न्यूज़ देश के पक्ष में हमारे जैसे लोग देते हैं और कोशिश करते हैं कि देश में जो गड़बड़ियां हैं, बिटवीन द लाइंस क्या चल रहा है, जो समाज में दिख रहा है और उसके पीछे से बैकडोर या बिहाइंड द कर्टन क्या चल सकता है या क्या चल रहा है, वो डिस्क्लोज करने वाली न्यूज़ों को वो नीचे डाउन करते हैं। बहुत बार फेसबुक तो ये इसका महारथी है कि वो न्यूज़ को ख़त्म ही कर देता है और चैनल को भी ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर देता है और कई कई दिन के लिए ब्लॉक कर देता है, 15-15 दिन के लिए ब्लॉक करता है, उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि आप किसी प्रकार से देश के पक्ष में ना बोलें। मैं लगातार कहता आया हूं कि यूएस की सरकार का इस समय कंसंट्रेशन भारत की तरफ है, क्योंकि भारत की जीडीपी जिस प्रकार से बढ़ रही है, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार से आ रहा है और टैक्स कलेक्शन अभी इस समय जो दिख रहा है कि टैक्स कलेक्शन जिस हिसाब से बढ़ा है, जीएसटी जिस हिसाब से पेंडेमिक के टाइम पर भी बढ़ा है सरकार का, और जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है वो शो कर रहा है कि इस पेंडेमिक के टाइम पर भी भारत सरकार या भारत किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। क्योंकि मोदी ने, मैंने पीछे एक पूरी न्यूज़ बनाई थी कि मोदी ने किस प्रकार 14 से 17% तक की फोरकास्ट की थी अगर ये एपिडेमिक ना आया होता तो, लेकिन एपिडेमिक आने के बावजूद उसको रिवाइज करते हुए लगभग 11% का फोरकास्ट किया था और कहा था कि अगर भारत की जीडीपी बहुत कम, बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, बिल्कुल बस्ट हो जाएगा, तो 8 से 9% रहने वाली है। लेकिन जो फोरकास्ट उन्होंने किया उसके अनुसार भारत की जीडीपी रिवाइज एस्टीमेट में 11% और नहीं तो 14 से 17% के बीच में रहने वाली, जो वर्ल्ड की सबसे तेज गति से काम करने वाली इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, भारत में जिस प्रकार बेसिक ईज ऑफ बिजनेस पर काम हुआ है, भारत में जिस प्रकार इन्वेस्टमेंट पर काम हुआ है, भारत में जिस प्रकार से कुटीर उद्योग को इस समय पिछले 5-6 साल में बढ़ाया गया है या मुद्रा लोन वगैरह देकर लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास किया गया है, वो अब अपना प्रोडक्शन चालू कर देंगे, यानी कि उनका अब ग्रोथ जीडीपी में योगदान आना शुरू हो जाएगा। खासतौर से आईटी कंपनियां, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, जैसे सैमसंग संसार का सबसे बड़ा प्लांट उसने भारत में लगाया है, और बहुत सारी कंपनियां जो चीन में अपना सिस्टम बनवाती थीं, अब वो उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस चूंकि भारत में है, इसलिए एप्पल जैसी कंपनियों ने भारत में अपने प्लांट लगाकर उनके प्रोडक्शन चालू करने शुरू कर दिए हैं। वो फुल फ्लैश आने में उनको 2-3 साल लगेंगे, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसके अनुसार 14 से 17% की ग्रोथ रेट मोदी जैसे बड़े संसार के संस्थान ने फोरकास्ट की है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत किस प्रकार से अपने आप को बढ़ा रहा है। इस बढ़ोतरी को सबसे ज़्यादा किसको खटकने वाली है? यूएस 1945 से बड़ा प्लेयर रहा है और वर्ल्ड वार में भी वो बड़ा प्लेयर रहा। उसके बाद वो उभर कर आया और विश्व की जो बड़ी शक्तियां उसके सामने चैलेंज के लिए आई, उनको सबको उसने टारगेट किया। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सबसे बड़ी शक्ति उभर कर आई वो यूएसएसआर था, उसने तब से यूएसएसआर को टारगेट किया। और यूएसएसआर को टारगेट मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार किया। ब्रिटेन की एक खास बात है कि उनके यहाँ की जो ओल्ड पॉलिटिक्स है, उस ओल्ड पॉलिटिक्स के पुराने जो कम्युनिकेशन है वो पब्लिश करते हैं स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए। 1996 या 97 की बात रही होगी, उन्होंने कुछ लेटर पब्लिश किए। रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच की वार्ता, भारत स्वतंत्र हुआ ही था, रूजवेल्ट ने चर्चिल को चिट्ठी लिखी। चर्चिल यानी कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आज़ादी से पहले की बात है, क्योंकि आज़ादी जब हमें मिली तब तक इटली आ चुके थे, लेकिन संसार को आज़ाद करना है, विश्व के जितने इंपीरियल कंट्री हैं उनको सबको मुक्त करना है, ऐसा यूएनओ ने प्रस्ताव पास कर दिया था।
तो आज़ादी सबको ही मिलनी थी। अब भारत को भी आज़ादी मिलनी थी, और भारत को चूंकि आज़ादी मिलनी थी, यूएनओ का प्रोसेस था कि भारत को आज़ादी मिलनी है, इसलिए अब सवाल ये आता था कि भारत किसके पाले में रहेगा। यूएसएसआर उभर कर सामने आ चुका था, वो वर्ल्ड पावर था। तो रूजवेल्ट ने चर्चिल को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत जिस प्रकार से यूएसएसआर की तरफ इंक्लाइंड है, उसको रोकना होगा। अगर भारत को ना रोका गया तो भविष्य में ये समस्या खड़ी करेगा। यूएसएसआर चूंकि बड़ी हुई शक्ति है, इसलिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि भारत यूएसएसआर के साथ जुड़ रहा है। इस बात पर जवाब देते हुए चर्चिल ने कहा कि भाई, हम लुटे पिटे देश हैं, अभी युद्ध से निकल कर आए हैं, इसलिए हम भारत को छोड़ भी रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम भारत के नज़दीक जा सकें। रूजवेल्ट का मानना था कि भारत के नज़दीक आपको जाना पड़ेगा, चूंकि भारत में बैठे हुए, इसलिए भारत को रशिया के पास जाने से रोकना पड़ेगा। चर्चिल ने जब जवाब दिया तो रूजवेल्ट ने उस पर जो दूसरा कम्युनिकेशन किया, उसमें कहा कि भारत में सब्सिडी देने वालों में आप जो भारत की मदद करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मदद तो इकोनॉमी की होगी, क्योंकि अगर ब्रिटेन यहाँ से गया तो जाने के बाद भी माउंटबेटन यहाँ पर बैठा रहा, तो भारत में इन्वेस्टमेंट और ये सब कुछ अगर ब्रिटेन करेगा, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भारत में स्वाभाविक नहीं है, तो ब्रिटेन करेगा तो भारत स्वाभाविकता ले लेगा, और भारत ले लेगा तो आपके नज़दीक आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चर्चिल कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। रूजवेल्ट कहता है तुम जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 50% एक्सपेंसेस किसी न किसी प्रकार से यूएस बियर करेगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि उसको संभावना ये थी, एक तो भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है, और भारत का इतिहास कुछ ऐसा है, वैभवशाली परंपरा भारत की ऐसी है कि हर बार लुटने पिटने के बाद भारत समृद्धशाली हो ही गया है। कारण है कि सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती हैं। कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, यानी कि अगर कोई थॉट महाभारत में नहीं है तो संसार के किसी भी दार्शनिक के पास नहीं है। और दूसरी बात कही जाती, जो भारत में नहीं उगता वो संसार में कहीं नहीं उगता, यानी कि हर प्रकार की जलवायु और हर प्रकार की फसल, हर प्रकार की मिट्टी भारत की मिट्टी है। भारत में पहाड़ भी सबसे ऊंचे पाए जाते हैं, भारत में हिंद महासागर भी पाया जाता है, भारत में डेजर्ट भी पाया जाता है, भारत में संसार में सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र भी पाया जाता है, भारत में बारिश जहाँ नहीं होती वो भी पाया जाता है, भारत में पठार भी पाया जाता है, भारत में तराई भूमि भी पाई जाती है, भारत में दोआब की मिट्टी भी पाई जाती है। भारत में जितने प्रकार के पहाड़ हो सकते हैं, चाहे वो पहाड़ हम कहें, चाहे वो मतलब माउंटेन कहें, या फिर छोटे पहाड़ कहें, पहाड़ियाँ कहें, सभी प्रकार के, तीनों प्रकार के पहाड़ भारत में, यानी कि सब प्रकार की जलवायु भारत में मिलती है। ऐसी सिचुएशन में भारत को स्वतः उठ आना और उठकर खड़े हो जाना, केवल भारत के लोगों को राष्ट्रवादी होना होता है, भारत के लोगों को अपने शासक को सही करना होता है और सही चुनना होता है और उसको मदद करनी होती है। बस इतना सा काम भारत के लोगों का है। और भारत में जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनको स्प्लिट आउट, उनके बीच में दरार ना पड़े, ऐसा प्रयास भारतवासियों को करना पड़ता है। इसके बाद भारत पुनः बहुत समय नहीं लगता, 100 वर्ष में उठकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसा भारत, इसको रोकना। दूसरा, भारत की मित्रता यूएसएसआर की तरफ है, तो उनके टारगेट में था कि यूएसएसआर संसार के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा, और बना भी। अमेरिका ने तब से तोड़ने का प्रयास किया, 1992 में वो तोड़ पाए। उसके बाद उन्होंने खाड़ी पर टारगेट किया और खाड़ी को उन्होंने नेस्ते नाबूद करने का प्रयास किया। और उसी समय, हालांकि वो समय खाड़ी और यूएसएसआर दोनों को तोड़ने का चल रहा था, क्योंकि इराक वार भी उसी समय हुआ। उसके बाद अफगानिस्तान पर उन्होंने हमला किया। फिर वो लगातार कुछ ना कुछ खाड़ी में कर रहे हैं, खाड़ी के लोगों को तोड़ रहे हैं। हालांकि खाड़ी को तोड़ने का काम पहले ही ब्रिटेन सन 1915 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कर चुका था। ऑटोमन एम्पायर और कुर्दिश एम्पायर टूट चुकी थी। वो 50 देश बन चुके थे और 6 फर्जी मुसलमानों के देश भी बन चुके थे, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश जहाँ पर मुसलमान नाम का था लेकिन वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं था, जिसको वो मुसलमान नहीं मानते। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका का टारगेट अब या तो चीन रहा। चीन की ग्रोथ रोक दी है, चीन भारत से भिड़ गया, तो भारत से भिड़ने के बाद चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा। तो अमेरिका को ये समझ में आने लगा कि अब भारत भविष्य में खड़ा हो जाएगा। आप सोचो, 1945 में पॉलिसी बनाई थी और 1992 में वो तोड़ पाए, और 1973 में उन्होंने चाइना की तरफ पॉलिसी बनाई थी, और अब चाइना को वो 2020 में टारगेट कर पाए जब भारत का साथ मिल गया।
ऐसी सिचुएशन में भारत के प्रति भी उनका टारगेट होना स्वाभाविक था। सोशल मीडिया कंपनी, इंटरनेट कंपनियां और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कंपनी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, उन्होंने उनकी सारी भारत ने अडॉप्ट कर ली। उनके टूल्स हमने अडॉप्ट किए, उनके ब्राउज़र हमने अडॉप्ट किए, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अडॉप्ट किए, उनके और बाकी के जो 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 ओपन सोर्स टूल्स थे, प्लगइन्स थे, वो हमने सब उनके अडॉप्ट किए। उन्होंने बड़े सहर्ष फ्री में हमको दिए। हम समझ नहीं पाए कि आखिर वो फ्री में हमको क्यों दे रहे हैं। नतीजा निकला कि भारत की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उनके टूल्स, उनके प्लगइन्स और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके मेल सर्वर पर और उनके क्लाउड पर शिफ्ट हो गया। आज भारत का ग्रोथ, एक एक करके पूरे भारत का ग्रोथ, हर बात में, हम चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम फार्मा टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम आईटी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम रेलवे के रिजर्वेशन की बात करें, चाहे हम हवाई जहाज के रिजर्वेशन की बात करें, या हम जो भी करना चाहते हैं हम सब कंप्यूटर पर शिफ्ट कर चुके हैं। आप सोचो, उनके टूल्स से हम सब बना चुके हैं। उन टूल्स पर जो एकाधिकार अगर किसी का है तो वो यूएस का है। सोशल मीडिया कंपनियां भी उनकी ही आ गई, यानी कि भारत की इकोनॉमी को भी, भारत की जो अंदर डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस करना या नहीं करना, किसका पक्ष लेना किसका नहीं करना, ऐसी एल्गोरिथम उन्होंने सेट की। वो एल्गोरिथम के आधार पर भारत पर वो टारगेट करते हैं। भारत सरकार जब बैठी तो उसने, नई सरकार ने 2014 के बाद सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उनसे कहा कि भाई सारे सर्वर भारत में लगाओगे। अगर आप भारत में सर्वर नहीं लगाएंगे, भारत में एक हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे, तो फिर हम भारत में आपको व्यापार नहीं करने देंगे। खैर, ये बात जाहिर थी। सब ने अपने अपने ऑफिसेस भारत में बनाए और अपने सर्वर सेंटर भी भारत में लगाने शुरू किए, लेकिन कंट्रोलिंग उनकी वहीं से रही। अब भारत सरकार ने 25 फरवरी को ये कानून पास कर दिया, 25 फरवरी 2021 को ये कानून पास कर दिया कि सोशल मीडिया रूल्स होंगे, आईटी रूल्स 2021। और आईटी रूल्स 2021 में उन्होंने कहा 3-4 बातें, हालांकि उस पर विस्तृत डिटेल लेक्चर बना चुका हूं। 3-4 बातें उन्होंने साफ कही। पहली बात उन्होंने कहा कि देखिए, आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी यहां पर बनानी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने कहा एक रेजिडेंट ग्रीवेंस बॉडी बनानी पड़ेगी। तीसरा एक नोडल ऑफिसर बनाना पड़ेगा और वेबसाइट पर आपको पूरे एड्रेस देने पड़ेंगे ताकि भारत के लोग वहां पर संपर्क कर सकें, वहां रिड्रेस का अपनी कंप्लेंट डाल सकें। सोशल मीडिया कंपनियां आप देख ही रहे हैं कि 25 मई को उनकी कंप्लाइंस पूरी होनी थी और पिछले 4-5 दिन से भारत में घमासान मचा हुआ। भारत सरकार ने सभी को नोटिस भी थमा दिया। फेसबुक पर को नोटिस थमाया, ट्विटर को नोटिस थमाया। अब उस बात को जब कानून बनता है तो कानून का लाभ कैसे होता है? मैं बार बार कहता हूं कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी करनी होती है, सरकार को विश्व को सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। अगर विश्व को सेटिस्फाई ना करे तो आप देखिए 1971 का वार जीतने के बावजूद हमको 1 लाख लोगों को छोड़ना पड़ा। दूसरा, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो हम वापस ले सकते थे, लेकिन उस समय यूएस और चाइना हमारे पीछे पड़ गया था और यूएस ने अपने युद्धपोत समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में भेज दिए थे। भारत को उस समय उनकी बात माननी पड़ी। अगर उस समय 1971 के बारे में रशिया हमारे साथ खुलकर ना खड़ा होता यूएस के खिलाफ, तो शायद भारत पर मिलकर कब्जा कर चुका होता, हमला कर चुका होता यूएस, और हमको बहुत नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बैलेंस होना ज़रूरी है, तो बैलेंस ऑफ पावर के तहत रशिया ने हमारा साथ दिया। मैं कहना यहाँ पर कुल मिलाकर ये चाहता हूँ कि 1971 में जो कुछ हुआ या ताशकंद में जो हुआ शास्त्री जी के साथ, 65 का युद्ध जीतने के बावजूद हमको वो टेरिटरी पाकिस्तान को वापस करनी पड़ी। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो रशिया जो हमारा साथी था, रशिया में ही ताशकंद उस समय रशिया में हुआ करता था, यूएसएसआर में हुआ करता था, और रशिया ने ही हमसे आग्रह किया कि भाई इसको सेटलमेंट कर लो, तो हमको सेटलमेंट करना पड़ा। मेरे कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि केंद्र सरकार को ये नेटिव पॉलिटिक्स के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है। मोदी जैसा खतरनाक व्यक्ति, जिसने गुजरात में हमने सब कुछ देखा और हम सब जानते हैं, उसके बावजूद शांति से बैठते हैं, राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ते हैं कि राज्य सरकारें उस पर एक्शन लें। अगर योगी जी एक्शन ले रहे हैं, शिवराज सिंह जी चौहान एक्शन ले रहे हैं, गुजरात की सरकारें अगर कानून बना रही हैं, उत्तराखंड की सरकार या असम की सरकार, तो मोदी जी चुप बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोदी जी का या केंद्र की सरकार जो भी बैठेगी उसको अंतर्राष्ट्रीय विधियों का भी ख्याल रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही रखना पड़ेगा जैसे कि नेतन्याहू ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इतने हमले अभी किए, उसके बावजूद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत उनको वहां से बैक आना पड़ा। कहने के लिए हम कह सकते हैं युद्ध काल 11 दिन चला, 11 दिन युद्ध में के होने के बावजूद उनको वापस आना पड़ा। इसको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेतन्याहू को हम ये कह सकते हैं कि नहीं वो बड़े अग्रेसिव हैं, भारत को वैसा होना चाहिए। यस, भारत भी ऐसा होगा। युद्ध काल में चाइना के साथ हमने देखा भारत ने वैसा ही स्टेप लिया, पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत ने वैसे ही स्टेप लिया। लेकिन देश के अंदर नेटिव पॉलिटिक्स के लिए स्टेट गवर्नमेंटें बैठी हैं, उनको खेलना है। ये नहीं तो अगर केंद्र सरकार हर बात में देश के अंदर स्टेप लेने लगे तो उसको पूरे विश्व से भी राजनीति करनी। इसलिए एक गर्म धड़ा जो स्टेट का हो और एक लिबरल धड़ा, लिबरल से मतलब है कि एक ऐसा चेहरा जो विश्व के साथ पॉलिटिक्स करे, जो खाड़ी को भी संभाल सके, जो पश्चिमी देशों को भी संभाल सके, जो चाइना से टक्कर ले सके, जो पाकिस्तान से टक्कर ले सके, ऐसी केंद्र में सरकार भी चाहिए होती है। इसलिए केंद्र सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती। अब ये जो ट्विटर का, फेसबुक का ये विवाद आया, इस विवाद में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर छोड़ दिया और बहुत पब्लिसिटी नहीं करी उस समय। कारण क्या है कि अगर ज्यादा तेजी से एक्टिव हो जाएगी तो यूएस की ये कंपनियां ही ये भारत में बहुत कुछ गलत कर सकती हैं। हम गलती राजीव गांधी कर गए, उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। राजीव गांधी गलती ये कर गए कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो कहने के लिए वो भारत ले आए, लेकिन चाइना जिस तर्ज पर चला उस समय जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई तो चाइना ने किसी को अंदर नहीं आने दिया। थोड़ा उनको समय लगा, उन्होंने सब कुछ अपना बनाया, लेकिन वो अब सुदृढ़ हो चुके हैं। अब वो यूएस की कंपनियां वहां नहीं हैं, इसलिए यूएस को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए उनको भी युद्ध करने से वो डरते हैं। भारत ने जब गलवान किया तब यूएस ने चारों ओर से बॉर्डर सजाया। अगर भारत गलवान ना करता तो यूएस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चाइना को सीधा सीधा वहां युद्धपोत भेज देता। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर की जानकारियां उनके पास नहीं, लेकिन भारत में उनकी कंपनियों ने जिस प्रकार से आतंक मचाया है तो उनके पास एक एक जानकारी हमारी है। हम मेल करते हैं तो मेल सर्वर उनका है, पहले यूएस जाता है तब हमारे पास मेल आता है। हम सोशल मीडिया कंपनियां लगातार सर्वे करती हैं कि भारत में क्या चल रहा है और उसके आधार पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो खेलते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर भारत सरकार ने जो कानून बनाया उसलिए उसको बहुत ज्यादा वो ढिंढोरा नहीं पीट सकते थे, लेकिन अब टाइम पूरा हुआ तो खुद चिल्लाना शुरू किया। सबसे पहले उस दिन मैंने ही पोस्ट बनाई थी और मैंने कहा था कि ये कानून पास हो गया है इसलिए उनको फॉलो करना ही होगा, नहीं तो कल कंपनियां बंद हो सकती हैं। फिर मैंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार उस पर सीधा स्टेप नहीं लेगी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने कानून बनाकर 3 महीने का टाइम दिया, अब कंप्लायंसेस पूरी हों इसके लिए केंद्र सरकार नोटिस करेगी। नोटिस के बाद उनसे पूछेगी कि बनाया कि नहीं बनाया, बिठाया कि नहीं बिठाया, क्यों नहीं बिठाया, क्या हुआ, ये हुआ, और नहीं करेंगे तो पेनल्टी पहले लगाएगी, फिर उसके बाद उसको बैन करेगी। लेकिन जनता के सामने कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। जनता की पॉलिटिक्स सीधी पॉलिटिक्स होती है। इसलिए जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ ट्विटर के खिलाफ उसी स्पान में केस फाइल हुआ था, यानी कि 25 मई जब वो लास्ट डेट आ रही तो उससे पहले केस फाइल हो चुका था। बंगाल चुनाव के समय पर आपको याद होगा कि ट्विटर पर महुआ मोइत्रा ने बहुत कुछ लिखा था। जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी ने बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट किए थे उस समय भारतीय प्रधानमंत्री के लिए, केंद्र की सरकार के लिए। वो डिफेमेटरी थे, गलत थे, झूठ बोल रही थी, लेकिन ट्विटर ने उसको बड़ा फॉरवर्ड किया। इस बात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन गई। पिटीशन एक एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट के अमित आचार्य ने की। अमित आचार्य की पिटीशन पर उस समय नोटिस हो गया था, केंद्र सरकार को नोटिस हो गया था, और इसी समय इसी पीरियड में जब तारीख आज लगी उनकी, आज से मतलब कि 30 मई को जब उनकी डेट लगी तो उस 30 मई की डेट पर फिर से मामला आया तो एक काउंटर एक ज्वाइंडर डाल दिया पार्टियों ने। ज्वाइंडर में कहा कि साहब हम ये जो महुआ मोइत्रा हैं इनके खिलाफ ट्विटर के रेजिडेंट ग्रीवेंस अथॉरिटी को हम लिखना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि ये ट्वीट डाउन करें, लेकिन
भारत सरकार के ऑर्डर के बावजूद ट्विटर ने ना तो अपनी वेबसाइट पर लिखा कि रेजिडेंट ग्रीवेंस अथॉरिटी कौन है, नोडल ऑफिसर कौन है यहां पर, और उनका फिजिकल एड्रेस क्या है, उनका मेल एड्रेस क्या है, उनके पास कैसे लिखा जाए इस ट्वीट के कि ये ट्वीट ठीक नहीं है। इसलिए कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर रहे हैं। तो आपसे अब इस जो ज्वाइंटर डाला इसमें उन्होंने आग्रह किया कि भाई आप उनकी कंप्लायंस पूरी करवाओ, क्योंकि भारत सरकार 3 महीने कानून पास हो चुके हैं और 3 महीने के बाद अब भारत सरकार अब जो है कानून का पालन करना हर एक व्यक्ति का काम है, और कानून अगर पालन नहीं किया जाता, सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही, तो कोर्ट उस पर ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के पास रिट जुडिक्शन लगता है कानूनों को लेकर। ये तो बिल्कुल क्लियर कट फिलॉसफी है। तो जिस समय बहस हुई तो ट्विटर भी प्रेजेंट हुआ और केंद्र सरकार भी प्रेजेंट हुई कोर्ट में। केंद्र सरकार ने साफ कहा आज कि ट्विटर ने अभी तक कंप्लायंसेस पूरी नहीं की है। कंप्लायंसेस अगर पूरी की भी होंगी तो उन्होंने अभी हमको नोटिफाई नहीं किया। जो नोटिस हमने जारी किया है उसका जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया है कि अथॉरिटी कौन होगा, उसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा, उसका फोन नंबर क्या होगा, उसका मेल एड्रेस क्या होगा, वो कहां बैठेगा, कैसे कंप्लायंस पूरी होगी, और रिड्रेसल की सिस्टम क्या होगा, ग्रीवेंस सॉल्व कैसे होगी। इसका पूरा जो प्रोसीजर है कंप्लायंस का, वो प्रोसीजर अभी ने उनके यहां कैसे होगा अभी उन्होंने हमको नहीं दिया है। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट को कंफर्म हो गया। हालांकि ट्विटर ने यह कहा कि भाई हमने रेजिडेंट ग्रीवेंस अथॉरिटी ऑफिसर बिठा दिया है। तो बहस होते समय एडवोकेट्स ने यह कहा कि भाई इन्होंने बिठा तो दिया है, लेकिन इनसे पूछो कहां का है। तब पता लगा कि रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर यूएस का है। अब बताइए, भारत में केस होगा, भारत का मामला है, और यूएस का ग्रीवेंस ऑफिसर अगर बैठेगा तो कैसे सॉल्व होगा, हम कहां जाएं, हम किसके पास जाएं। तो वो तो अपने हिसाब से चलेगा। इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने साफ बड़े कड़े कठोर शब्दों में कहा, ट्विटर को भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। अगर ट्विटर भारत के कानूनों का पालन नहीं करेगा तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा। साफ कहा, अगर वो भारत में व्यापार करना चाहते हैं, अगर वो भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत में उनको स्टे न कर दिया जाए, भारत में उन पर रोक न लगाई जाए, तो फिर उनको चाहिए कि वो उसका पालन करें। और इसके साथ ट्विटर को उन्होंने नोटिस कर दिया और ट्विटर से कहा कि आप हमारी अदालत में बताएं कि कितने दिन के अंदर पालन कर दिया और क्या आप कर चुके हैं, कहां ये रिड्रेसल अथॉरिटी बैठी हुई है, कहां नोडल ऑफिसर बैठा हुआ है, कौन सी वेबसाइटें आपने बना रखी हैं, कौन से ऐप बेस्ड वेबसाइटें बना रखी, जो कंप्लायंस है 2021 की, उनके लिए हमको सूचित करें। और साथ में हिदायत भी दी। तो ये मुझे लगता है कि ये जो केंद्र सरकार ने कानून पास किया, जनता या लोग उसका भरपूर जैसे उनको उसको इस्तेमाल करना चाहिए वैसे किया जा रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इन कंपनियों से अगर भारत को बचना है, नहीं तो भारत की पूरी इकोनॉमी जो 14-17% काउंट की जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर यूएस की कंपनियों ने सॉफ्टवेयर के मामले में भारत से नाता तोड़ा, कुछ नहीं करना है, उनको नाता तोड़ना है। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हैं, ओपन सोर्स जो टूल्स हैं, उनकी अपडेट्स नहीं देने हैं, तो आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो वैसे ही गिर जानी है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री गिरनी है तो बैंकिंग सिस्टम भंग हो जाना है। हम उसको रिकवर कर लेंगे, नो डाउट, साल भर लगेगा, 1.5 साल 2 साल लगेगा। अब तो हमने मैनुअल काम करना बंद कर दिया, सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया, क्लाउड बेस्ड कर दिया है। उनके सर्वर अगर वो बंद कर देते हैं, वो अपने सर्वर के एक्सेस नहीं देते हैं, पैसे लिए हैं तो एक्सेस मालूम पड़ा 6 महीने का, साल भर का हम पेमेंट करते हैं, साल भर बाद उन्होंने कहा रिन्यू नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई सलूशन नहीं हुआ। इसलिए मैंने कोशिश की, कुछ लोगों के साथ वार्ता की, कुछ लोगों से मैंने आह्वान भी किया कि भाई आइए, देश को बचाना है तो ओपन सोर्स कुछ टूल्स बना कर दीजिए। हम सब कुछ प्लेटफॉर्म इकट्ठे नहीं बना सकते, हम सब कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उनको बनाने में 1934 में उन्होंने कानून बनाए थे और इंटरनेट को वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में उन्होंने 90 के दशक में या 80 के दशक में उसको ओपन किया था और भारत में आया। तो 80 के दशक से भी अगर हम मान लें तो लगभग 40 से 50 वर्ष हो रहे हैं। 40 वर्ष में जो इंडस्ट्री जिस लेवल पर पहुंच गई, वो हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करते रहे, मैन्युफैक्चर्ड को यहां असेंबल करते रहे, हमने बनाया। तो अभी क्या है, इतना बड़ा सब कुछ बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। एक साथ क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक टूल है, कोई हमने डेवलप किया है, वो एक टूल हम बनाकर ओपन सोर्स कर दें। तो ऐसे अगर
हजारों लोग भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर करोड़ों लाखों की संख्या में है, केवल एक एक टूल बनाकर जो जिस पर उनकी स्पेशलाइजेशन है उसको वो केवल पब्लिक कर दें, उसको वो ओपन सोर्स बना दें, जैसे यूएस ने ओपन सोर्स बनाया था तो हम उसका इस्तेमाल करना शुरू किया था, इसलिए वो इंडस्ट्री उनके हाथों में चली गई। तो अगर हम लोग भी ऐसा शुरू कर दें, एक एक टूल भी बना कर दे दें, एक एक प्लगइन बना कर दे दें, तो फिर भारत आत्मनिर्भर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो जाएगा। दो तीन बड़े, मैंने जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर से, इंजीनियर से बातें करनी शुरू की, टीमें भी कुछ बिठा दी हैं जो काम कर रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की भी टीमें काम कर रही हैं और बड़े शिद्दत से काम कर रहे हैं वो लोग। अब सवाल यह आता है कि जो डेवलपमेंट होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन किसका हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सारे उनके ही। तो कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भारत में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनेगा तो जो भी रिसर्च डेवलपमेंट हम यहां पर करने वाले हैं वो सब ओएस उनका है, इसलिए वो ले जाएगा। एंड्रॉइड उनका है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो उनकी है, विंडो सबसे बड़ा संसार का चोर है, लिनक्स उनका है, या एप्पल उनका है, तो ओएस तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो उनके। तो भारत वालों को ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा, भारत वालों को ब्राउजर भी अपने बनाने पड़ेंगे, भारत में अपने सर्वर एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। अब भारत में जैसे मैंने बेंगलुरु के कुछ लोगों से बात की, बेंगलुरु में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेरे संपर्क में आए, उनसे 4-5-10 लोगों से मैंने एक कॉन्फ्रेंस की। सब उन्होंने ऐसे हाथ उठाया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मेरे मित्र हैं बेंगलुरु में, सुंदरम जी, उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे करते हैं लोगों को, लेकिन हाथ उठाकर कहा कि जो सबका होगा वो मेरा होगा। मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बंद सकते, बोले बंद हो जाएगी सबकी होगी तो हमारी भी होगी, जहाँ जो सब करेंगे वो हम भी करेंगे। इतना बड़ा काम सब हमारे बस का नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड हो चुकी है, इतनी बड़ी फील्ड हो चुकी है कि अब हम वो नए सिरे से नहीं कर सकते। मेरा आग्रह सभी से है कि अगर कुछ लोग जो ओएस पर काम कर रहे हो वो हमको संपर्क करें, हम उनकी एक टीम बना देंगे। आप इंडिविजुअली उनके बारे में जानते हैं, आप 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग मिलकर काम करिए, अपना ओएस बनाइए, ओपन सोर्स बनाइए, वैसा बनाइए जैसा लिनक्स चलता है, ओपन सोर्स चलता है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता, विंडो का पेमेंट देना पड़ता है, एप्पल तो अपना ही इस्तेमाल करता है, लेकिन लिनक्स हम उसका उबंटू आता है, फ्लोरिडा, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे आते हैं, तो उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन ओपन सोर्स उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। तो क्या ऐसे ओपन सोर्स का को हम बना सकते हैं, कुछ पेमेंट के साथ बना सकते हैं, लेकिन देसी होना चाहिए। ऐसे ब्राउजर, क्रोम सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है, सफारी प्रिवेल करता है, क्या हम वैसे बना सकते हैं? यही चाइना का यूसी ब्राउजर चलता है, हम क्या वैसे कुछ ब्राउजर बना सकते हैं? भारत में बना सकते हैं। हमारे देश में स्ट्रेंथ है, पावर भी है, सिर्फ इतनी सी कमी है कि उनको लगता है मैं इंडिविजुअली अकेला क्या चना बाहर फोड़ूंगा। आप संपर्क करिए, हमको मेल करिए, हम आपकी टीमें बना देंगे और उनको कोशिश करेंगे कि इनको ओपन सोर्स छोड़ दिया, आपका ये योगदान देश के लिए हो जाएगा। देखिए पैसा तो आता ही है, कोई भी काम आप करेंगे तो धन तो आएगा ही, लेकिन अभी आएगा ये आवश्यक नहीं है, कितना कब आएगा ये भी है, लेकिन देश के लिए कुछ तो करके चाहेंगे ना हम। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर इन कंपनियों को हमको कुछ भी काउंटर करना है तो एक एक प्लगइन बनाएं, एक एक टूल बनाएं और उसको ओपन सर लोग लैंग्वेजेस एस्टैब्लिश करें। संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है, यूएस उस पर फंडिंग कर रहा है, तो हम क्या वो इंटरफेस बना सकते हैं? ऐसा मिलेंगे तो शायद बना लेंगे। ऐसे राष्ट्रपति मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में देश में होंगे, लेकिन वो नहीं इकट्ठे हो पाते, अकेले अकेले काम कर रहे हैं और अकेले के चक्कर में बहुत दूर तक निकल जाएंगे और टाइम बहुत लगने वाला है। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर सरकार का सहयोग करें, देश का सहयोग करें। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।